नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है और अब हर सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राम नाम की गंगा में सियासत भी अब गोते लगा रही है। कांग्रेस के निमंत्रण ठुकराने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को अभागा बताया है, तो कांग्रेस के अपने ही पार्टी के स्टैंड से दूरी बना रहे हैं और इस सियासत में मंथरा और कैकेयी भी आ चुकी है। प्रेम से निमंत्रण दो तो निमंत्रण पे भी प्रश्न उठाते हो, निमंत्रण ठुकराने का भाव लाते हैं। क्या दुर्भाग्य परमात्मा, ऐसा अभागा तो कोई पृथ्वी पे कौन हो सकता है। उन लोगों का अभागापन हम कैसे दूर करें जिन्होंने रामलला के न्योता को ही ठुकरा दिया। 2023 विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अपने भाग्य को कोस ही रही थी कि अब राम मंदिर को लेकर भी कांग्रेस अभागी कही जा रही है। राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने के बाद बीजेपी कांग्रेस को अभागा बता रही है। शुक्रवार को सीएम मोहन यादव ने अयोध्या के लिए 5 लाख लड्डू रवाना किए। उन्होंने कहा कि भगवान कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, हो सकता है 22 जनवरी तक सद्बुद्धि आ जाए। मंदिर बनाने वाले मंदिर बना रहे हैं, भगवान की प्रतिष्ठा करने वाले प्रतिष्ठा करा रहे हैं। अब प्रेम से निमंत्रण दो तो निमंत्रण पे भी प्रश्न उठाते हो, निमंत्रण ठुकराने का भाव लाते हैं। क्या दुर्भाग्य परमात्मा, ऐसा अभागा तो कोई पृथ्वी पे कौन हो सकता है। लेकिन ये अभागे तो है ही है और एक बड़े दल के नेतृत्व करता भी। चलो भगवान, हम तो उनको भी सद्भावना की कामना करते हैं, महाकाल उनको भी सद्बुद्धि दे, हो सकता 22 तारीख तक समझ में आ जाए। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राम मंदिर आंदोलन के दिग्गज चेहरे रहे जयभान सिंह पवैया ने भी कांग्रेस को अभागा तो बताया ही। मंथरा से तुलना करते हुए तीखा तंज कसा, तो साथ ही कांग्रेसी हिंदुओं को सौगंध भी दे दी। वहीं कांग्रेस राम के नाम पर अभी भी द्वंद्व में फंसी नजर आती है। जिनको निमंत्रण दिया गया उनको उस सौभाग्य को स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों का अभागापन हम कैसे दूर करें जिन्होंने रामलला के न्योता को ही ठुकरा दिया। और इसलिए कभी कभी लगता है कि मंथरा तो मर गई, मगर मंथरा की आत्मा भारत में अभी भी जिंदा है। मैं नरेंद्र मोदी साहब से पूछना चाहता हूं कि बता दीजिए, आप कांग्रेस के किस व्यक्ति ने मंदिर बनने का विरोध किया, किस व्यक्ति ने प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। हमने तो उन महान 4 शंकराचार्यों की बात पे मुहर लगाई जो सनातन धर्म के रक्षक हैं। यदि शंकराचार्य जो सनातन धर्म के रक्षक हैं, कांग्रेस के लोग उनकी बात को मानते हैं, तो ये क्या राम विरोधी हो गए? ये नकारात्मक फैला रहे हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। देखिए, ये लोग कैकेयी की भूमिका निभा रहे हैं। हिंदुस्तान में इनकी भूमिका कैकेयी जैसी है। यदि हम मंत्रा है तो कैकेयी। राम मंदिर को लेकर बीजेपी का कांग्रेसी हिंदुओं से आह्वान असर भी दिखा रहा है। बीते दिनों कांग्रेस ने राम मंदिर निमंत्रण को लेकर जो स्टैंड लिया, उसके बाद अपनों ने ही पार्टी को खरी खरी सुनाई। कुछ ने राम मंदिर जाने को कहा, तो कुछ नेता पार्टी से दूरी बना रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पर कहीं यू टर्न तो नहीं ले लेगी? देश में राममय माहौल है और सियासत भी इससे अछूती नहीं है। बीजेपी जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई आयोजन कर रही है, तो इंदौर में कांग्रेस भी श्रेय लेने की राजनीति में कूद गई है। क्या है श्रेय लेने की यह सियासत, आइए इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें राम मंदिर को लेकर शुरू हुई सियासत की हैं। इंदौर में शहर कांग्रेस कमेटी नए साल के मौके पर कैलेंडर बांट रही है, जो चर्चा और सियासत की वजह बने हुए हैं। कैलेंडर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तस्वीर के साथ इस बात का जिक्र है कि 1986 में राजीव गांधी की वजह से ही राम मंदिर के दरवाजे खुले। राजीव गांधी ने 1989 के चुनाव में सरकार बनने पर राम मंदिर का वादा किया था। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राजीव गांधी के प्रयासों से ही आज लोग राम मंदिर के दर्शन कर पा रहे हैं।
हमने भी उसी उत्साह और उल्लास को लेकर इंदौर शहर के अंदर 5000 नव वर्ष के कैलेंडर बनवाए हैं, जिसमें हमने राजीव गांधी जी का भी उल्लेख करा है, जिन्होंने राम मंदिर के ताले खुलवाए थे। और हमारे पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी ने इस कैलेंडर का विमोचन किया है। बिल्कुल निश्चित रूप से स्वर्गीय राजीव गांधी जी अगर नहीं होते, आज ये दिन और इतना शुभ अवसर नहीं आ पाता। कांग्रेस का कैलेंडर आया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को राम पर राजनीति करना छोड़ना चाहिए, क्योंकि राम सबके हैं और 500 साल बाद ये खुशी का मौका आया है। देखिए, मुझे लगता है कि राम जी पे राजनीति करना कांग्रेस को छोड़ना चाहिए। भगवान राम 550 साल की एक कठिन, जिसको कहेंगे तपस्या के बाद में हिंदू समाज के कई लोगों ने अपने आप को आहूत कर दिया, कई साधु संतों ने अपने प्राण त्याग दिए। आज प्रभु श्री रामलला विराजित हो रहे हैं। समग्र समाज के लिए ये हर्ष और खुशी का विषय। कांग्रेस इसमें भी राजनीति कर रही है। मुझे लगता है इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। राम राजनीति के विषय कतई नहीं है, लेकिन राम के बिना राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मौका भी बेहद खास है, क्योंकि 500 साल के बाद रामलला अपने भवन में विराजमान हो रहे हैं और ये वक्त ठीक चुनाव से पहले का है। तो कोई भी पार्टी हो, राम के सहारे ही चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में लगी है। अखिलेश सिंह, बंसल न्यूज, इंदौर। 2024 में राम जी किसका करेंगे बेड़ा पार? और ये सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी तो 22 जनवरी को लेकर पूरी तरह से तैयार है, तो अब कांग्रेस ने भी आखिरकार फैसला ले ही लिया। राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कराने जा रही है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। राम भजन की ये पंक्तियां इस वक्त राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की सियासत पर फिट बैठती है। एक तरफ बीजेपी है जो पूरी तरह राममय है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो न्योता ठुकराकर असमंजस में है। राम के ननिहाल में बीजेपी और प्रदेश सरकार कई आयोजन करा रही है। सीएम विष्णुदेव साय से लेकर हर एक नेता कार्यकर्ता की अपनी अलग तैयारी है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर भी सवाल उठा रही है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि 22 जनवरी को कांग्रेस के नेता कहां रहेंगे, क्या करेंगे, उन्हें बताना चाहिए। प्रोटोकॉल जारी करें, उनको स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता का सामना करने की स्थिति होनी चाहिए कि चाहे वो पीसीसी के अध्यक्ष हो, चाहे प्रभारी हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, सारे को अपना प्रोटोकॉल जारी करना चाहिए कि 22 तारीख को उनका क्या कार्यक्रम है, कौन से मंदिर में रहेंगे या कहाँ पर लोगों से मुलाकात करेंगे, क्या उनके भगवान राम के प्रति आस्था है कि नहीं है, ये भी उनको स्पष्ट करना पड़ेगा। बीजेपी के हमला करने की देर थी कि राम मंदिर को लेकर चल रही असमंजस के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आखिरकार फैसला ले ही लिया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हमने बीजेपी के कहने पर आयोजन और कार्यक्रम तय नहीं किए। इधर बीजेपी के हमले पर पीसीसी चीफ ने कांग्रेस सरकार के काम भी याद दिला दिए। 22 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि हमारे पूरे जिला मुख्यालयों में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा। और दूसरी चीज कि हमारे पुराने राजीव भवन, कांग्रेस भवन रायपुर में भी हनुमान मंदिर है, वहां पे भी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ पढ़ाया जाएगा। जाहिर है कांग्रेस राम महोत्सव धार्मिक स्थलों का डेवलपमेंट याद दिलाएगी और 22 जनवरी को राममय नजर आएगी। इधर आदिवासी कनेक्शन के साथ सीएम विष्णुदेव साय शिवरी नारायण में शबरी माता के मंदिर में नजर आएंगे और तरह तरह के आयोजन से भगवा झंडा बुलंद होगा। लेकिन 2024 चुनाव में राम जी किसका बेड़ा पार करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। टिकेश वर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। विधानसभा चुनाव में मिली हार से कांग्रेस उबरी भी नहीं थी कि अब कांग्रेस का जो कुनबा है वो भी धीरे धीरे
खाली होता जा रहा है। कुछ को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया तो कुछ ने पार्टी को ही बाहर से रास्ता दिखा दिया। कुल मिलाकर पार्टी अपनों की नाराजगी के संकट से जूझ रही है। ऐसे में सवाल यही कि क्या कांग्रेस बिखरे हुए कुनबे के साथ 24 का चक्रव्यूह भेद पाएगी? कांग्रेस में चला चली की बेला। कुछ नेता खुद पार्टी से निकले, कुछ नेताओं को पार्टी ने निकाला। मध्य प्रदेश कांग्रेस इन दिनों अपनों की बगावत और नाराजगी के संकट से जूझ रही है। विधानसभा चुनाव में बगावत करने वाले नेताओं पर पार्टी ने अनुशासन का डंडा चलाया तो कुछ नेता नाराजगी का डंक मारकर पार्टी से किनारा कर गए। कुछ निकले, कुछ को निकाला। विधानसभा चुनाव में बगावत करने वालों पर कार्रवाई। पार्टी ने 79 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। 100 से ज्यादा नेताओं को सो कॉज नोटिस। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू जैसे नेता शामिल। पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार समेत कई नेताओं पर कार्रवाई। टिकट कटने से नाराज राकेश मावई बीजेपी में शामिल। मुरैना से विधायक रहे हैं राकेश मावई। राम मंदिर का न्योता ठुकराने पर भी कई नेता छोड़ रहे पार्टी। लगभग 79 लोगों को, जो लोग प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े थे या उन लड़ने वालों की मदद, बागी बोलने उनकी मदद जिन लोगों ने की थी, इस चुनाव में उन 79 लोगों के निष्कासन पे हमने मोहर लगा दी है। बाकी के लोगों को हमने शोकाज नोटिस इशू हम लोग कर रहे हैं। इधर बीजेपी पूरे इत्मीनान के साथ कांग्रेस में मची उथल पुथल पर नजर बनाए हुए है। बीजेपी दया के साथ साथ कांग्रेस पर तंज भी कस रही है। ये एक तो हास्यास्पद भी है और आत्म विरोधाभास भी है, क्योंकि जिन लोगों ने स्वयं एक दूसरे का विरोध किया, एक दूसरे के लिए अनुशासन तोड़ा, एक दूसरे के लिए गड्ढे खोदे, वो स्वयं उस बैठक में बैठ के दूसरों का निर्णय ले रहे हैं, तो ये कैसी कांग्रेस है? लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सख्त कार्रवाई कर संदेश देने की कोशिश कर रही है ताकि 24 के चैलेंज से पहले बगावत और नाराजगी पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन इसके साथ ही पार्टी छोड़कर जा रहे नेता भी पार्टी की चिंता बढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनावों की आहट के साथ ही पार्टी संगठन को मजबूत कर बीजेपी जैसे मजबूत संगठन से कैसे मुकाबला करेगी। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में दाल भात पर सियासत का तड़का लगा है। शायद सरकार एक बार फिर से दाल भात सेंटर खोलने जा रही है, तो साथ ही कांग्रेस सरकार में गड़बड़ी की बात भी कह रही है। इधर कांग्रेस बीजेपी पर गरीबों को लूटने का आरोप लगा रही है। 24 चुनाव की आंच में क्या कुछ पकड़ा है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में गरीब की थाली पर भी सियासत का तड़का लगा है। शायद सरकार ने फैसला लिया है कि 5 रुपए में मजदूरों को भोजन मिलेगा, यानी प्रदेश में बंद पड़े दाल भात केंद्र एक बार फिर से खुलने जा रहे हैं। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने इसके साथ ही कांग्रेस सरकार में हुई गड़बड़ी पर कार्रवाई करने की बात कही। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने दाल भात केंद्र की शुरुआत की थी और कांग्रेस शासन में भी दाल भात का उन्होंने चालू किया था। बाकी ठेकेदार को भुगतान तो हो रहा है, कंपनी को दाल भात करने वाले को, बाकी कहीं पर दाल भात केंद्र दिखता नहीं है। मैंने उसका फाइल मंगवाया है और उसका परीक्षण कराऊंगा कि कितने जगह दाल भात केंद्र चल रहे हैं। अगर सही में चल रहे हैं, जितने जगह का पेमेंट हो रहा है उतना जगह चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कुल 128 दाल भात केंद्र चलाए जा रहे थे, जो 2004 में अन्नपूर्णा दाल भात योजना के तहत शुरू हुए थे। 2019 में कांग्रेस सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र से योजना के लिए चावल मिलना बंद हो गए, लिहाजा योजना को भी बंद करना पड़ा। बीजेपी का आरोप है कि दाल भात सेंटर बंद होने के बावजूद कांग्रेस सरकार में योजना का भुगतान होता रहा। अब नए सिरे से केंद्र खुल रहे हैं तो योजना की जांच भी होगी। इधर कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने गरीबों के नाम से लूट का जरिया खोज लिया है। 3 से शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी
हर ब्लॉक में दाल भात केंद्र खोलेंगे, लेकिन उसका असर भी आप देख लिए, दाल भात केंद्र खुल तक नहीं पाया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दाल भात केंद्र खोलकर गरीबों के नाम से एक लूटने का एक नया जरिया खोज लिया है, ताकि गरीबों का हक का डाका डाल सके। जाहिर है कि मजदूरों की थाली पर सियासी तड़का लगा है तो इसकी महक दूर तलक महसूस की जाएगी। बीजेपी दाल भात केंद्र में हुई गड़बड़ी का मामला आने वाले बजट सत्र में भी उठा सकती है। कहा जा सकता है कि सियासत में खिचड़ी तो बहुत पकती है, लेकिन 2024 के चुनाव की आंच पर दाल भात पकते नजर आए तो चौंकिएगा मत। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट, बंसल न्यूज। विधानसभा चुनाव में नए जुड़े युवा मतदाताओं का रुझान पूरी तरह से बीजेपी की तरफ था और अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को इस बात की चिंता भी सता रही है। यही वजह है कि पार्टी युवाओं को अपनी तरफ जोड़ने की रणनीति बना रही है। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, आइए जानते हैं। जगदलपुर में विधानसभा चुनाव में हारी कांग्रेस अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के इरादे से कांग्रेस युवाओं पर फोकस कर रही है। कांग्रेस लोकसभा स्तर पर बड़े आयोजन की तैयारी में है। आयोजन क्या होगा इसका खुलासा नहीं हो रहा है, लेकिन पूरा कार्यक्रम युवाओं पर ही केंद्रित होगा। बूथ और ब्लॉक लेवल पर कांग्रेस सक्रिय हो गई है। नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जा रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में युवाओं की कांग्रेस से दूरी रही। यही वजह है कि अब लोकसभा से पहले पार्टी युवाओं को रिझाने में जुट गई है। नए वोटरों पर फोकस तो करना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हम लोगों से नवीन वोटर से हम लोगों का ज़्यादा संपर्क नहीं हो पाया और इस विधानसभा चुनाव में अभी नवीन वोटरों का वोट शायद हम लोगों को कम मिला है। इस वजह से नवीन वोटरों पर हमारी पार्टी की फोकस है। आने वाले समय में लोकसभा स्तरीय पर कांग्रेस पार्टी एक कार्यक्रम आहूत करने जा रही है। इधर बीजेपी न केवल नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने की कवायद कर रही है, बल्कि नाम जुड़वा चुके मतदाताओं को भी सीधे मोदी ऐप से जोड़ने का काम कर रही है। इन तैयारियों के साथ बीजेपी अब कांग्रेसियों को आत्ममंथन की सलाह दे रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सोचे कि युवा वोटर उनसे दूर क्यों हो रहे हैं। नए मतदाताओं जो जुड़ चुके हैं नाम, उनको नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से सीधे मोदी जी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 3 क्लस्टर पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं, उसमें चार संसदीय क्षेत्र ऐसे चुन करके क्लस्टर के माध्यम से भी और सीधे बूथ अध्यक्ष और बूथ की जो हमारी कार्य समिति है उसको सक्रिय किया गया है। देखिए, कांग्रेस अपना आत्मचिंतन करे तो विधानसभा में जितने फ्रेश वोटर जुड़े वो सबके सब भारतीय जनता पार्टी को वोट किए। विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि युवाओं का रुझान ही सत्ता की चाबी है। जिस ओर युवा जाएंगे जीत उसी ओर होगी। यही वजह है कि अब दोनों ही पार्टियां युवाओं को रिझाने की कोशिश में जुट गई हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी युवाओं का साथ बरकरार रख पाती है या कांग्रेस युवाओं को साधने में कामयाब होगी। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। बीजेपी ने जहां 400 पार का नारा दे दिया, तो वहीं कांग्रेस भी हर एक सीट के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो दुर्ग लोकसभा सीट है, वहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती है। यहां 2014 में कांग्रेस तो 2019 में बीजेपी ने बाजी मारी थी। ऐसे में 24 के लिए दुर्ग क्यों बना है पार्टियों के लिए चुनौती, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ की हॉट सीटों में से एक दुर्ग लोकसभा सीट पर सियासत गर्म होती दिख रही है। एक तरफ जहां बीजेपी दुर्ग के साथ छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को 2014 के चुनाव परिणाम याद दिला रही है। बीजेपी जहां दुर्ग से मौजूदा सांसद विजय बघेल पर भरोसा जता सकती है, तो वहीं कांग्रेस के सामने अभी भी प्रत्याशी चयन की चुनौती है। कांग्रेस ने पदम कोठरी को लोकसभा कोऑर्डिनेटर बनाकर दुर्ग का जिम्मा सौंपा है। पदम यहां न सिर्फ कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार करेंगे, बल्कि प्रत्याशी चयन को लेकर भी रिपोर्ट सौंपेंगे। यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल
उनकी भी बैठक होगी। उसके अलावा जो मोर्चा संगठन है, ओबीसी कांग्रेस, एससी कांग्रेस, एसटी कांग्रेस, इन तमाम विंगों की हम बैठक आने वाले समय में लेंगे और निश्चित दुर्ग लोकसभा में कांग्रेस की जीत हासिल होगी। मुद्दे हमारे पास में बहुत है। बीजेपी सत्ता पाने के बाद फुल्ली चार्ज नजर आ रही है। साथ ही पिछले लोकसभा चुनाव में मिली जीत को आधार बनाकर जीत का दावा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के आधार पर 24 का चुनाव लड़ा जाएगा। लोकसभा क्या, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए काम नहीं करती। हमेशा सतत हर घंटे, हर पल, हर क्षण सेवा भाव में लगी रहती है। राष्ट्र हित के लिए काम करती है। करना चाहिए। क्यों, राजनीतिक पार्टियां हैं, सब चुनाव दृष्टिकोण से अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव की दृष्टिकोण से काम नहीं करती, सतत सक्रियता बनाए रखती है। हम लोग हर समय चुनाव की दृष्टि से हम लोग तैयार रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन 24/7 काम करती है। और निश्चित तौर पर जब चुनाव होता है तो प्रक्रिया में थोड़ी बाधा आता है, काम करने में गति थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन लोकसभा की अभी आप जो जैसे कहा कि चुनाव की तैयारी, हम लोग विधानसभा चुनाव के होने के दूसरे दिन हमारी चुनाव की तैयारी चालू हो गई है। दोनों ही पार्टियां कार्यकर्ताओं को साधने और रणनीति तैयार करने पर जुटी हुई हैं। कांग्रेस के पास फिलहाल 11 में से 2 सीटें हैं। कांग्रेस का फोकस अपनी सीटों के नंबर बढ़ाने पर रहेगा, तो वहीं बीजेपी 400 पार के नारे के लिहाज से छत्तीसगढ़ की हर सीट पर जीत चाहेगी। दुर्ग के सियासी किले पर हाथ की छाप छपेगी या फिर कमल खिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। रॉबिन ठाकुर, बंसल न्यूज, दुर्ग। और 24 का चक्र में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।